हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग। ये 221 है, एमसी न्यू का सब्जेक्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि हमें देखना है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यार मैंने यूनिट बाय यूनिट कर रखा है। जो भी इंपॉर्टेंट जो लगा है पूरा यूनिट नहीं किया है, यूनिट के अंदर जो लगा है पर्टिकुलर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट लगा है उसको जितना होना चाहिए उतना तरीके से फैला के या जितने तरीके से लिखना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो पहले की जो यूनिट्स हैं मैंने वो यूनिट बाय यूनिट कर रखी हैं। बात क्योंकि और जो बीच के जो कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे और मेरे से अच्छे तरीके से लोगों ने समझा रखा है। ठीक है, लेकिन मैं यूनिट बाय यूनिट डालूंगा और आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, आपको और अच्छे टॉपिक्स मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग के कॉन्सेप्ट क्या है इसके सिंपल भाषा में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो सिंपली डाटा वेयर हाउस का मतलब क्या है, ताकि मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या, सिंपली के सपोर्ट करना बिजनेस इंटेलिजेंस को, बीटी को। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस को हम बीटी बोलेंगे, सॉरी बीआई बोलेंगे। ठीक है, तो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि किसी बिजनेस को सपोर्ट करना और जो उसमें एनालिसिस होती हैं, जो भी डाटा को एनालाइज करना होता है वो सब डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, अब डाटा जो वेयर हाउस है वो परफॉर्म करता है क्वेरीज और जो भी एनालिसिस होते हैं। ठीक है, क्वेरीज और एनालिसिस क्या होते हैं, सिंपली ये होते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमें कुछ डाटा सर्च करना है या फिर एनालाइज करना है। हमें एनालाइज करना है कि जो पहले मंथ से कितने किसी वेबसाइट में विजिटर्स पहुँचे थे और दूसरे मंथ में कितने पहुँचे थे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डाटा वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा होता है। ठीक है, और डाटा जो डाटा वेयर हाउस में होता है वो कहाँ से आता है, बहुत वाइड सोर्स से आता है। ठीक है, अलग अलग सोर्स आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लॉग फाइल से आए या फिर ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन से आए, अलग अलग जगहों से वहाँ पर डाटा इकट्ठा कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद उसको उसमें क्वेरीज या फिर जो भी उसमें एनालाइज है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, हेयर वी सेंट्रलाइज, हम यहाँ सेंट्रलाइज करते हैं। ठीक है, और कंसोलिडेट करते हैं लार्ज डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। जो भी हमने मल्टीपल सोर्स से डाटा लिया है उसको हम सेंट्रलाइज करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं और ठीक है, फिर वहाँ से हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि एक महीने पहले क्या था, एक साल पहले क्या था, या 10 साल पहले क्या था। जिस हिसाब से क्लाइंट की ज़रूरत है, जिस टाइप से एनालिसिस की ज़रूरत है, उस टाइप से हम यहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनाते हैं और उसके फिर साइंटिस्ट और जो भी बिजनेस एनालिस्ट हैं, ठीक है, उसमें एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होता है रिलेशन डाटाबेस, वो स्टोर करता है और मैनेज करता है डाटा को। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, लोड करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ईटीएल जो प्रोसेस है, ठीक है, हम लेटर ऑन यूनिट में देखेंगे ईटीएल प्रोसेस क्या है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर जगह ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। कुछ नहीं है, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, लोडिंग मतलब किसी चीज़ में लोड करना वहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब उसको, सॉरी, पहले एक्सट्रैक्शन आएगा फिर ट्रांसफॉर्म आएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आप, उसको ट्रांसफॉर्म करोगे जिस भी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए वो, उसका उसको लोड कर दोगे डाटाबेस में, जहाँ पर भी आपको लोड करना है। तो यही है इसका, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। बस 3 कॉन्सेप्ट है, उसको डायग्राम बना के हम उसको और एलोबरेट कर सकते हैं एग्जाम में जब आता है। ठीक है, ठीक है, तो डाटा एनालिसिस हम इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि डाटा वेयर हाउस की, डाटा मैनेजर की ज़रूरत क्या है। तो किसी भी बिजनेस को इंटेलिजेंस उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन करना डाटा का। ठीक है, ताकि एक जगह रिकॉर्ड बना के रखना, ताकि उसको इजी टू रीड हो, राइट हो। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है डाटा का, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन करना डाटा का। और बेनिफिट है ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है, आप जैसे टाइम पीरियड एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या चल रहा है, या फिर ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल, क्या पहले क्या चल रहा था। ठीक है, या फिर ट्रेंड का फोरकास्ट भी कर सकते हो। अगर आपका पीरियोडिक डाटा है तो आप क्या कह सकते हो कि हाँ उस समय के समय ये चला था, तो उस समय ये ज़्यादा फेमस था, तो उसके हिसाब से अभी ये होना चाहिए। तो आप ट्रेंड को फोरकास्ट कर सकते हो। ये एक एडवांटेज होता है डाटा वेयर हाउस बनाने का। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है डाटा वेयर हाउस का, तो भी देख लेते हैं। तो एक तो होता है कि स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो आप इजी टू स्केल है, आप उसको बहुत ज़्यादा फैला सकते हो। दूसरा, एक्सेस टू हिस्टोरिकल इंसाइट्स। ठीक है, आप हिस्टोरिकल जो मंथ है या फिर ईयर ओल्ड है उनको भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। और तीसरा होता है कि बैटरी एफिशिएंसी। ठीक है, आप इजीली उसको सारे प्लेटफॉर्म में मर्ज कर सकते हो एक जगह में। ठीक है, तो उससे क्या होगी, जो उसकी एफिशिएंसी है, जो उसकी एक प्रोसेस करने की पावर है। ठीक है, क्योंकि आपको एक ही जगह मिल रहा है, एक ही जगह प्रोसेस करके मिल रहा है, अरेंज करके मिल रहा है, तो आपकी जो एफिशिएंसी वो भी इंक्रीज होगी थ्राइस फोल्ड या फिर ट्वाइस फोल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है डाटा वेयर हाउस का एक डिज़ाइन। ठीक है, सिंपल डिज़ाइन है, इसको एग्जाम में आप बना सकते हो या फिर आपको जो पसंद है, लेकिन मैंने सिंपल डिज़ाइन जो बना रखा है जो मुझे सही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ऑपरेशनल डाटा यहाँ से आया, एक्सटर्नल डाटा यहाँ से आया। लोड मैनेजर में जो भी लोड करना है वहाँ पर ये लोड हुआ।
ठीक है। उसके फिर बीच में डिटेल समरी और मेटा डाटा। डिटेल में क्या है, यहाँ पर डिटेल वर्जन है बेस डाटा का, ठीक है। इसमें जो डाटा यूज़ करते हो वो डिटेल में आ जाएगा। समरी में क्या आता है, यहाँ पर वर्क लाइफ जहाँ पर काम आता है, जैसे कि कैचे हो गया, यूज़र की क्वेरी को हैंडल करना, सब समरी में आता है। और मेटा डाटा मतलब छोटे फॉर्म में जो डाटा होता है उसको मेटा डाटा बोलते हैं। डाटा के अंदर डाटा को मेटा डाटा कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई डाटा के अंदर कोई डाटा है, एग्जाम्पल के लिए आपने बोला कि ये रोहित की प्रोफाइल का डाटा है, ये रोहित की प्रोफाइल का डाटा है। अब उसके अंदर और डाटा है, मतलब कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो रहता कहाँ है, इस तरीके से डाटा के अंदर डाटा, ठीक है, और अंडर डाटा, ठीक है। तो उसको मेटा डाटा बोलते हैं, जो उसके अंदर और क्वेरीज हैं और चीज़ें हैं, ठीक है। फिर यहाँ जाता है क्वेरी मैनेजर के अंदर, जो उसको मैनेज करता है, देन जाता है फिर यूज़र के पास। तो इस तरीके से ये पूरा डिज़ाइन काम करता है, ठीक है। इसको आप एक और देख सकते हो, जैसे कि यहाँ डाटा गया आर्चिव बैकअप में, ठीक है। और ऊपर वेयर हाउस मैनेजर है। तो जो डाटा DW का मतलब है सिंपली डाटा वेयर हाउस, ठीक है। DW का मतलब जहाँ भी DW दिखेगा आपको समझ लेना कि ये डाटा वेयर हाउस को इंडिकेट कर रहा है। तो डाटा वेयर हाउस की सारी जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको मॉनिटर करने और कंट्रोल करने का जो, या फिर कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, काम किसका है, वेयर हाउस मैनेजर का है, ठीक है। तो आर्चिव जो बैकअप है ये यूज़ करता है एज ए इमरजेंसी बैकअप, ठीक है। इफ़ समथिंग कुछ भी अगर फ्यूचर में कुछ रिक्वायर्ड चाहिए तो यह बैकअप से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से आप निकाल सकते हो आरजीएम बैकअप से। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है लोड मैनेजर क्या है। तो जो लोड मैनेजर है यहाँ पर, ये लोड मैनेजर था हमारा ऊपर, ये है बीच में। तो ये क्या है, इस ETL का काम करता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड, निकालेगा, ठीक है, डाटा निकालेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, जो भी चीज़ें हमें जिस रिक्वायरमेंट हमें चाहिए उसको फिर लोड कर देगा। तो ये पूरा लोड मैनेजर का हमारा काम है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा मेटा डाटा, जिसको हम कहते हैं कि डाटा के अंदर डाटा की इंफॉर्मेशन देता है कि किस टाइप का डाटा है, ठीक है। वर्क ऑन और कोऑर्डिनेट विद लोड मैनेजर कोऑर्डिनेट करेगा, या फिर क्वेरी मैनेजर के साथ ये लोड आराम से काम करेगा, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेरी मैनेजर का नाम बता रहे थे, क्वेरी करेगा, क्वेरी एक्सेप्ट करना, मल्टीपल यूज़र को शेड्यूलिंग करना, ठीक है, यूज़ करना, ये सब क्वेरी मैनेजर का काम है, ठीक है। तो यूज़र को डाटा देना और क्वेरी टूल को हैंडल करना सब क्वेरी मैनेजर के अंदर आता है, ठीक है। तो यार ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, कुछ इग्नू की बुक्स में ले रखे हैं, ठीक है। जो भी वहाँ पर जिस सीक्वेंस में दे रखा है यूनिट बाय यूनिट, उस सीक्वेंस में यहाँ पर ये वीडियो तैयार कर रखी है। तो वहाँ पर इस सीक्वेंस में था कि OLTP वहाँ पर पहले था, OLAP, ठीक है, पहले यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया था। तो यार लेटर ऑन यूनिट्स में भी OLTP या OLAP दिया गया है, ठीक है, और उसका डिफरेंस भी दिया गया है, वहाँ फिर दोबारा से पढ़ा जाता है इस सेम चीज़ को। तो आप अगर पहले ही इसको देख लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप अगेन आप दूसरी यूनिट में देख लोगे तो और आपका और जो क्वेरीज हैं सॉल्व हो जाएंगी। तो OLTP क्या है, ठीक है। OLTP कुछ नहीं है, अपने ये मतलब अगर सिंपल भाषा में इसको बोलें तो OLAP का मतलब है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है OLAP, ठीक है। और OLTP मतलब है ऑनलाइन ट्रांजिशन प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजिशन प्रोसेसिंग। तो OLTP क्या कर रहा है, OLTP अगर हम पहले यूनिट की भाषा में, अगर जितना हमने फर्स्ट यूनिट में बता रखा है, तो ये कैप्चर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक है, और प्रोसेस कर रहा है जो भी डाटा फ्रॉम ट्रांजिशन इन रियल टाइम। मतलब ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, सिंपली आपने शॉपिंग वेबसाइट में कोई ट्रांजिशन किया, पेमेंट करी, ठीक है, या फिर डाटा का एक्सचेंज किया। ट्रांजिशन मतलब डाटा का एक्सचेंज करना, डाटा को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, उसका मतलब है, ठीक है, ट्रांजिशन करना, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब यहाँ से वहाँ जा रहा है डाटा सेफ प्लेटफॉर्म में, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, OLTP बोल रहे हैं, ठीक है। तो रियल टाइम में अगर डाटा यहाँ से वहाँ डालना, उसको हम ऑनलाइन ट्रांजिशन प्रोसेसिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो OLTP क्या करता है, स्टोर करता है इंडिविजुअल डाटा, जो भी आपका इंडिविजुअल डाटा है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, मेड अप ऑफ मल्टीपल फील्ड्स और कॉलम, जो कि मल्टीपल फील्ड्स और कॉलम से बनेगा, और ठीक है, और फोकस ऑन फास्ट प्रोसेसिंग, जो फास्ट प्रोसेसिंग है उसे फोकस करेगा ये, और डाटा की इंटीग्रिटी, ठीक है, डाटा ताकि जो भी हम जिस डाटा को हमने ले रखा है उसकी इंटीग्रिटी बने रखे। इंटीग्रिटी बोले तो उसकी जो वैल्यू है या फिर जो भी ओरिजिनल डाटा है वो बना रहे। ये ना हो कि जो डाटा में चेंज हो जाए कि हमने रमेश लिया था वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सुरेश हो जाए, ऐसा ना हो। रमेश लिया है, अगर रमेश वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट किया है ट्रांजिशन में या फिर वहाँ पर प्रोसेस किया गया है रियल टाइम में, तो रमेश ही पहुँचे। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। इसमें पासवर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डाटा, ठीक है। अब आता हमारा OLAP क्या है, OLAP कुछ नहीं है, ये एक ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन
एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर हो क्या रहा है ओलैप में, ठीक है, यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है, ठीक है, उसको एनालाइज कर रहा है, एग्रीगेट कर रहा है, ठीक है, उसको एग्रीगेट मतलब होता है सिंप्लीफाई करना उसको, ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा फ्रॉम OLTP से जो भी हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में जो भी हमने डाटा लिया, ठीक है, यहाँ पर उसको एनालाइज करेगा ये, ठीक है। तो ओलैप का जो डाटाबेस है, डाटाबेस को और जो डाटा वेयर हाउस है वो देगा जो भी डाटा है वो एनालिस्ट विभाग, जो भी विभाग है उसको देगा, ठीक है। और यहाँ पर डिसीजन मेकर्स की एबिलिटी, जो भी डिसीजन है, ठीक है, यहाँ की एबिलिटी होगी ताकि क्या कस्टम जो रिपोर्टिंग टूल्स इसका इस्तेमाल किया जा सके ताकि डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज किया जा सके। तो हो क्या रहा है कि हम यहाँ एनालाइज कर रहे हैं, डाटा वेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो एनालिस्ट है उसको दे रहे हैं, जो भी डिसीजन मेकर है उसको दे रहे हैं ताकि वो उसको एनालाइज कर सके, उसके बाद इसको डाटा को टर्न कर सके इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। ये हमारा पूरा काम है। तो ओलैप का एक इसकी फेलियर भी है, ठीक है, कि इसमें क्वेरी फेलियर्स है ओलैप में, मतलब कि जो क्वेरी है कभी एग्जीक्यूट नहीं होती है, आपने एनालिसिस करनी थी, ठीक है, लेकिन वो ठीक से नहीं हो पाई, ठीक है। और क्या होता है कि कभी कभी डिले भी हो जाता है बिजनेस जो इंटेलिजेंस इनसाइट्स है, तो इसका एक फेलियर भी है, ठीक है। अब डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है OLTP में और ओलैप में। तो OLTP क्या है, यहाँ पर जो भी हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग है वहाँ पर क्या हो रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में कि वो हैंडल कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्रांजेक्शन, बहुत सारे, लेकिन जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं उनको आराम से OLTP संभाल लेगा। लेकिन ओलैप में क्या है कि हैंडल करेगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा विद कॉम्प्लेक्स क्वेरी। ओलैप आराम से जो लार्ज वॉल्यूम डाटा है और जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी उसको आराम से हैंडल करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है, ठीक है। और OLTP में जो क्वेरीज टाइप है वो सिंपल क्वेरीज हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई एडवांस क्वेरी नहीं है, सिंपल क्वेरीज है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है OLTP में ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में, ठीक है। लेकिन ओलैप में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वेरी का सिंपली यहाँ पर, ठीक है। और ऑपरेशन जो OLTP है वो है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, 3 फंक्शन इसमें ज़्यादा चीज़ें परफॉर्म होती हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन के अंदर। लेकिन जो हमारा ओलैप है, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग, वहाँ पर सेलेक्ट कमांड का तो एग्रीगेट डाटा फॉर रिपोर्टिंग, ताकि उसका एग्रीगेट किया जा सके, काम बनाया जा सके रिपोर्टिंग के समय, ठीक है। और जो रिस्पांस टाइम है इसका मिली सेकेंड है, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी हमारा एनालिटिकल है वहाँ पर सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस जो डाटा है कि प्रोसेस क्या है, किस रिस्पेक्ट में डाटा चाहिए, कितना बड़ा डाटा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ पर हमारा बात आती है ट्रांजेक्शन की, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डाटा प्रोसेस करना है, बहुत जल्दी करना है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन में अगर एक भी मिली सेकेंड की देर होती है तो पूरा डाटा हैंग कर सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रांजेक्शन का जो डाटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस मिली सेकेंड में काम हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब आता है हमारा पर्पस क्या है OLTP का, कंट्रोल करना प्लस रन करना जो भी इनिशियल बिजनेस ऑपरेशंस है रियल टाइम में, जो भी आपको लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हम OLTP के अंदर रखते हैं, जो कि रियल टाइम में एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। ओलैप में होता है कि जो एग्जीक्यूट हो चुका है उसमें प्लान बनाना, उस डाटा को इकट्ठा करके प्लान करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अगर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है उसको सॉल्व करना, प्लस सपोर्ट करना डिसीजन को, कोई भी अगर डिसीजन आया है उसको सपोर्ट करना कि हाँ इस डिसीजन को हमें क्या इसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ काम करना ओलैप का जिम्मेदारी है। इसमें जो स्पेस है, ठीक है, OLTP के लिए स्मॉल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको क्या करना है, छोटी छोटी जो ट्रांजेक्शन है वो करनी है, ठीक है। लेकिन ओलैप में आपको बहुत ज़्यादा डाटा का इस्तेमाल करना है, एक ही चीज़ में एक जगह रखना है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। और यूज़र जैसे कि OLTP में जैसे कस्टमर हो गया, कस्टमर फेसिंग पर्सनल, ठीक है, या फिर जो पर्सन हो गए, क्लर्क्स हो गए, ऑनलाइन शॉपर्स हो गए, वो सब OLTP के अंदर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ओलैप में यहाँ पर नॉलेज वर्कर होता है, जैसे कि डाटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, ठीक है, तो ये डाटा साइंटिस्ट हो गए, जितने भी होते हैं ये सब ओलैप के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो डाटाबेस का जो डिज़ाइन है, DB मतलब डाटाबेस डिज़ाइन, ठीक है, तो OLTP के अंदर नॉर्मलाइज डाटाबेस है फॉर एफिशिएंसी, ठीक है, नॉर्मल जो डाटाबेस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो हमारा ओलैप है एनालिटिकल प्रोसेसिंग के अंदर हमारा डीनॉर्मलाइज डाटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें, ठीक है। तो यही था दोस्तों सबसे जो भी इंपॉर्टेंट था, लास्ट का टॉपिक था, ठीक है, डिफरेंस करना OLTP और ओलैप में। तो जो पहली यूनिट है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, इससे बाहर पहले यूनिट से नहीं आएगा, इग्नू में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 221 के अंदर, सॉरी जो भी इसका पेपर नंबर है, ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ से बाहर नहीं आने वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल 221 के अंदर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा डाटा वेयर हाउस में। अगर आपने टॉपिक भी कर लिया है तो पहले यूनिट आपकी कवर हो चुकी है, ठीक है। बाकी आपको लिस्ट में सारी यूनिट मिल जाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ठीक है। तो
इग्नू का एक पैटर्न है कि वो यूनिट 6 या यूनिट 7 से बाहर नहीं देगा। अगर कोई टॉपिक देगा तो रैंडम टॉपिक देगा तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डाटा वेयर हाउस की, ठीक है। लेकिन अगर आपने डाटा वेयर हाउस के 6 या 7 यूनिट तक आपने कवर कर लिया तो मेरे हिसाब से वो मोर देन इनफ है। आप आराम से 70 से 80 मार्क्स खींच ले जाओगे, ठीक है। तो इतना मोर देन इनफ है। बाकी आप एक्स्ट्रा टॉपिक तैयार कर सकते हो, जो भी 1-2 टॉपिक बाहर से अगर थोड़ा बहुत दे देगा, ठीक है, वो हम कवर कर लेंगे, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।